हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रेसिमीकरण के बारे में जानकारी लेकर। तो रेसिमाइजेशन क्या होता है या रेसिमीकरण क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि जब वाम ध्रुवण गुणक एवं दक्षिण ध्रुवण गुणक दोनों यौगिकों की बराबर मात्रा किसी सॉल्यूशन में मिलाई जाती है तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, रेसिमिक मिक्सचर मिल जाता है। और उस सॉल्यूशन की क्या होती है, वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, ध्रुवण अगुणक बन जाता है और प्रकाश के तल को किधर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है। ये रेसिमिकरण प्रोसेस रेसिमिकरण कहलाती है और हम इसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो हम बात करते हैं, यदि कोई ध्रुवण गुणक यौगिक रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाए तो प्रक्रिया को रेसिमिकरण कहते हैं। यदि कोई ध्रुवण गुणक रेशिमीकरण पर अपनी संपूर्ण ध्रुवण गुणकता समाप्त कर देता है तो इसे पूर्ण रेशिमीकरण कहते हैं। यदि आंशिक ध्रुवण गुणकता नष्ट होती है इस प्रक्रिया को आंशिक रेशिमीकरण कहते हैं। मैंने बात कर ही ली थी अपन ने रेशिमीकरण क्या होता है। और पूर्ण रेशिमीकरण में तो पूर्णतया ध्रुवण अगुणक हो जाएगा सॉल्यूशन, और यदि आंशिक ही होती है तो उस क्रिया में आंशिक रेशिमीकरण कहते हैं। उस क्रिया में कुछ ना कुछ रोटेशन होता है। प्रकाश सिंपल जो लाइट होती है प्रकाश के तल को कोई ना कोई डायरेक्शन में ज़रूर घुमाता है। और रेशिमीकरण के कारण क्या होता है, जब बात करते हैं असममित अणु से एक सममित मध्यवर्ती का निर्माण या अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यौगिक के कुछ अणुओं के विन्यास या प्रतिपन या प्रतिलोपन हो जाता है। ये रेशिमीकरण का कारण होता है। कुछ रेशिमीकरण कमरे के ताप पर ही तत्काल हो जाता है। इस परिघटना को स्वतः रेशिमीकरण कहते हैं। मतलब कुछ जो रेशिमीकरण होता है कमरे के ताप पर ही हो जाता है, इसे हम ऑटो रेशिमाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइमेथिल ब्रोमोसक्सिनेट का स्वतः रेशिमीकरण। तो अब रेशिमीकरण की विधि यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करती है कि यौगिक का नेचर क्या है, यौगिक की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर रेशिमीकरण होता है। तो ये किस किस पर डिपेंड करता है, सामान्यतः ताप पर, प्रकाश या रासायनिक अभिकर्मों की सहायता से रेशिमीकरण किया जाता है। तो हम यौगिक की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। कुछ यौगिकों का रेशिमीकरण इतनी आसानी से हो जाता है कि उनके ध्रुवण गुणक समावयव को विलगी नहीं किया जा सकता है। मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते उनके ध्रुवण गुणक समावयव को। मतलब उनके जो प्लस माइनस समावयव होंगे, दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक जो समावयवी होंगे, उनको कभी अलग किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कमरे के ताप पर ही एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं और उनका रेशिमीकरण हो जाता है। कुछ यौगिकों का विलग करते ही स्वतः रेशिमीकरण हो जाता है, और कुछ यौगिकों को अगर हम आइसोलेट करते हैं तो उनका स्वतः ही रेशिमीकरण हो जाएगा। और अधिकांश यौगिकों का अलग अलग सुगमता से कुछ अभिकर्मों की उपस्थिति में रेशिमीकरण होता है, और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनका रेशिमीकरण ही नहीं होता है। इस तरीके से हमने देखे कि यौगिक की प्रकृति के आधार पर रेशिमीकरण किस तरह प्रभावित होता है। अब रेशिमीकरण के कारण क्या है, उसमें सबसे फर्स्ट लेंगे अपन असममित अणु से सममित मध्यवर्ती का निर्माण। इसमें सबसे फर्स्ट है इनोलीकरण या इनोलाइजेशन। अनेक ऐसे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु पर H परमाणु उपस्थित होता है, इनमें टोटोमेरिज्म यानी चलावयता के कारण सममित इनोल रूप बनता है, जिससे बाद में समान रूप से दोनों प्रकार के ध्रुवण गुणक समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये देखिए इनोलाइजेशन की वजह से या इनोल रूप है। इसमें पहले तो कीटो रूप था, ये कीटो, इससे क्या बन गया, ये ओल एल्कोहल बन गया। तो ये दोनों कौन से बोल आते हैं, इन और ओल बोलते हैं अपन। कीटो इसमें कीटो ग्रुप होता है, एक एल्कोहल ग्रुप होता है। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, इसकी पोजीशन चेंज होकर बाद में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन की पोजीशन नीचे आ रही है। हाइड्रोजन की पोजीशन नीचे आ जाती है, इसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, जब इसका त्रिविम में पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से इनका प्रकाश को जो तल को ये रोटेट करेंगे वो रोटेशन भी चेंज हो जाता है। मतलब यदि वाम ध्रुवण गुणक होगा ये, तो ये दक्षिण ध्रुवण गुणक बन जाएगा। इस तरीके से इनोलाइजेशन की वजह से इनमें रेशिमीकरण आ जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लैक्टिक अम्ल का क्षार उत्प्रेरित जो रेशिमीकरण होता है, वो इसी का एक एग्जाम्पल है।
जो अभी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले इसमें क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकल कर इधर गया और इधर क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब उसके बाद वापस हाइड्रोजन आया और ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पोजीशन चेंज हो गई है। देखो जो असमित कार्बन परमाणु है यहाँ पर OH ऊपर की तरफ है और H नीचे की तरफ है, और जो लास्ट वाला है उसमें किधर की तरफ मिलेगा आपको, यहाँ H ऊपर की तरफ मिल रहा है और OH नीचे की तरफ मिल रहा है। तो पोजीशन चेंज हो गई, इसकी वजह से इसमें क्या आ जाता है, रेशिमाइजेशन या रेसिमीकरण हो जाता है और रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। सेकंड है द्वितीयक एल्कोहलों के उत्क्रमणी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा रेसिमीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश ध्रुवण गुणक द्वितीयक एल्कोहल का रेशिमीकरण सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करके करते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल का होता है इसमें, और किसके साथ करने पर मिलेगा, जब हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेशिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। तो पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ देखिए इन दोनों की त्रिविम में जो पोजीशन है इसकी और इसकी चेंज हो जाती है, इसकी वजह से इसमें क्या मिलता है, रेशिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। आगे बात करें तो कार्बोनियम आयन के निर्माण के द्वारा, तो प्लस या माइनस ट्रू क्लोरोएथिल बेंजीन को द्रव सल्फर ऑक्साइड में घोलने में उसका रेशिमीकरण हो जाता है। तो क्लोरोएथिल बेंजीन जो होता है, या प्लस भी हो सकती है या माइनस, कोई भी ले लो, उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड में घोलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रेशिमाइजेशन हो जाता है, हो जाएगा। ये देखिए पोजीशन चेंज हो जाती है असमित कार्बन परमाणु पर एटम्स की, उसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो रेसिमिक मिक्सचर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और यहाँ पर मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बन ही रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन अब Cl इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर इधर से अटैक करेगा तो उल्टा मिलेगा, और इधर से अटैक करेगा तो जो सेम ग्रुप हो जाएगा वो अपने को मिल जाता है। ये प्रकाश ध्रुवण गुणक हाइड्रोकार्बनों का AlCl3 के साथ गर्म करने पर रेशिमीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन बनता है। वही बात है, प्रकाश ध्रुवण जो हाइड्रोकार्बन होता है उनको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो उनका रेशिमीकरण हो जाता है। यहाँ देखिए इनका रेशिमीकरण, क्योंकि वही कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन पे दोनों तरफ से पोजीशन पे अटैक हो सकता है। उसकी वजह से अगर त्रिविम में उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसका प्रतिबिंब समावयव मिल जाएगा, और इसी वजह से रेसिमिक मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। अब हम आगे बात करते हैं विन्यास के प्रतिपन्न से जो रेशिमीकरण होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो विन्यास के प्रतिपन्न से रेशिमीकरण संभव है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। विन्यास का प्रतिपन्न कैसे होगा, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे असंटू मैकेनिज्म हो रही है जो कि एक ही पद में होती है। यहाँ Br-2 ब्रोमोब्यूटेन पे Br एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और +-2 ब्रोमोब्यूटेन बनता है। तो क्या करता है, ये पीछे से अटैक करेगा और ये जो आगे Br है उसको निकाल देगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विन्यास का प्रतिपन्न हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके वजह से क्या मिलेगा, हमें रेशिमिक मिक्सचर प्राप्त हो गया। अब रेशिमिक मिश्रण से प्रतिबिंब का वियोजन, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ एनंशियोमोर फ्रॉम रेशिमिक मिक्सचर से, किसी भी रेशिमिक मिश्रण से उसके प्रतिबिंब समावयव का वियोजन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब वियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन आगे किया जा रहा है। सबसे पहले रेशिमिक मिश्रण की वियोजन की विधियों में विभिन्न प्रतिबिंब समावयव समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन के गुण को छोड़कर शेष सभी भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अतः रेशिमिक मिश्रण से दोनों प्रतिबिंब समावयव का वियोजन प्रभाज्य आश्वन, प्रभाज्य क्रिस्टलन आदि भौतिक विधियों से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके भौतिक रासायनिक गुण सेम होने की वजह से इनका वियोजन वियोजन किससे संभव नहीं है, प्रभाज्य आश्वन से या प्रभाज्य क्रिस्टलन आदि भौतिक विधि से संभव नहीं है। अतः रेशिमिक मिश्रण को उसके D एवं L प्रतिबिंबों में अलग अलग करने को रेशिमिक मिश्रण का वियोजन कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक मेथड के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यांत्रिक वियोजन यानी मैकेनिकल रिजोल्यूशन। यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि यौगिक के विभिन्न प्रतिबिंब समावयव भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबिंब रूप क्रिस्टल बनाते हैं और किसी उपकरण की सहायता से विलय किए जा सकते हैं।
तो अगर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिस्टल बना रहे हैं डी और एल रूप किसी यौगिक के, तो उसी कंडीशन पे हम उनको अलग कर सकते हैं। तो पास्तर ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण को इस विधि से वियोजित किया था। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिस्टलों को पृथक करने के बाद जल में घोलने पर ज्ञात हुआ कि प्राप्त विलयन ध्रुवण गुणक है। एक विलयन वाम ध्रुवण गुणक था और दूसरा विलयन दक्षिण ध्रुवण गुणक था। तो यांत्रिक विधि में उन्हीं को वियोजित कर सकते हैं जो कि अलग अलग क्रिस्टल बनाते हैं। अब उसके बाद आता है जैव रासायनिक वियोजन, यह भी इम्पोर्टेंट है। अनेक जीवाणु जब किसी रेशमिक मिश्रण में बढ़ते हैं तो एक प्रतिबिंब समावयव को अधिक तेजी से नष्ट कर देते हैं। तो एक समावयव नष्ट हो जाएगा तो एक ही समावयव बचेगा, तो हम उस समावयव को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं तो पेनिसिलियम जो ग्लूकम होता है वो अमोनियम टार्ट्रेट विलयन में उगता है और वह दक्षिण ध्रुवण गुणक को तो नष्ट कर देता है और अपने पास क्या बचा रह जाता है, वाम ध्रुवण गुणक। इस प्रकार से बायोकेमिकल रिजोल्यूशन से हम किसी भी स्पेसिफिक प्रतिबिंब समावयव को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या काफ़ी जगह इसका यूज किया जाता है, विमरिम समावयव में परिवर्तन द्वारा वियोजन यानी रिजोल्यूशन बाय कन्वर्टिंग इनटू डाइस्टीरियोमर। किसी एक समावयव का डाइस्टीरियोमर बना देते हैं, उसकी वजह से दूसरे प्रतिबिंब जो दूसरा समावयवी होता है, प्रकाशक समावयवी होता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। रेशमिक मिश्रण के वियोजन की यह सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में एक यौगिक के प्रतिबिंब समावयव को अप्रतिबिंब रूपी समावयवी या विमरिम समावयवी में परिवर्तित कर लेते हैं। इस हेतु रेशमिक मिश्रण किसी अन्य पदार्थ के ध्रुवण गुणक के साथ हम क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। चूंकि विमरिम समावयवी भौतिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रवासी आसवन, क्योंकि हमने एक समावयवी का क्या बना लिया, डाइस्टीरियोमर बना लिया, या मतलब डाइस्टीरियोमर बना लिया किसी से रिएक्शंस करवा के, वो भी जिससे हम रिएक्शंस कराएंगे वो भी ध्रुवण गुणक होगा, मतलब वो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा जिससे हम रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, हमें हमारा डाइस्टीरियोमर बनेगा। और चूंकि डाइस्टीरियोमर भौतिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रभाजी आसवन, प्रभाजी क्रिस्टल आदि भौतिक गुणों का उपयोग करते हुए इन विमरिम समावयव को वियोजित किया जा सकता है। और वियोजन के पश्चात प्राप्त विमरिम समावयव के रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संबंधित प्रतिबिंबी रूप समावयव पृथक कर लिया जाता है। इस विधि को लवण निर्माण विधि भी कहते हैं। अब विमरिम समावयव का निर्माण कर विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रेशमिक मिश्रण का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अम्ल, तो देख लिए प्राकृतिक ध्रुवण गुणक क्षारकों की सहायता से अम्ल को विमरिम समावयवी लवण या एस्टर में परिवर्तित कर लेते हैं, जिन्हें प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा वियोजित कर लेते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त क्षार एल्केलॉइड होते हैं, जैसे ब्रूशीन हो गया, क्विनीन हो गया, स्ट्रिक्निन हो गया, एक्सेट्रा। कृत्रिम रूप से विरचित क्षार में कौन कौन से आ जाएगा, बेंजाइल, मिडाजोल, अल्फा फेनिल मेथिलेमिन आदि का उपयोग करते हैं। अब जैसे हमारे पास रेशमिक मिक्सचर है जिसमें डी अम्ल और अम्ल है, इसकी हमने रिएक्शंस करवाई 2 मोल क्षार से, तो एक तो बन गया डी अम्ल डी क्षार और एक बन गया एल अम्ल डी क्षार। तो हमने इनको वियोजित कर लिया। अब जब हमने इसको वियोजित कर लिया तो हमें क्या मिल गया, जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करें तो यहाँ पे डी अम्ल और डी क्षार मिल गए। तो हम इनको वियोजित करके इसको आराम से वियोजित कर सकते हैं और यहाँ पे एल अम्ल और डी क्षार मिल गया। तो इस तरीके से हम दोनों को, डी अम्ल को और एल अम्ल को हमने यहाँ पर अलग कर दिया। क्या हम किसी भी जो क्षार से हमने रिएक्शंस करवाई, जो भी ध्रुवण गुणक क्षार था, तो इस सहायता से हमने अम्ल को अलग कर दिया। और सार की इसी तरीके से जब क्षार हमको अलग करना होता है तो जो ऑप्टिकली एक्टिव अम्ल होता है या प्रकाश सक्रिय अम्ल होता है उसके साथ रिएक्शंस कराएंगे और इसी तरीके से हम क्षार को भी अलग कर सकते हैं। अब है एल्कोहल, पिकार्ड एवं कन्या एल्कोहल का। तो एल्कोहल का कैसे करते हैं, पिकार्ड एवं केन्यान के अनुसार एल्कोहल को पहले सक्सिनिक या थैलिक एनाइड्राइड की सहायता से अम्ल एस्टर में बदलते हैं। ये एल्कोहल है, ये सक्सिनिक थैलिक एनाइड्राइड से हमने इसको अम्ल एस्टर में बदल दिया और प्राप्त अम्ल एस्टर के रेशमिक मिश्रण को अम्लों के लिए वर्णित उपयुक्त विधि के अनुसार वियोजित कर लेते हैं। तो पहले तो अम्ल एस्टर में बना दिया, उसके बाद देखो क्या करना है अपने को, एल्कोहल को रेशमिक मिश्रण को ध्रुवण गुणक एसिल क्लोराइड की सहायता से विमरिम समावयवी एस्टर में परिवर्तित करते, मतलब डाइस्टीरियोमर में हम परिवर्तित करेंगे, या ध्रुवण गुणक आइसोसाइनाइड की सहायता से विमरिम समावयवी यूरिथेन बनाकर भी वियोजित कर सकते हैं। एक तो ये विधि हो गई जो हमने क्या क्या बनाया, एक तो
एसिल क्लोराइड की सहायता से डाइस्टोरियमर बना देंगे, या आइसोसाइनाइड की सहायता से डाइस्टोरियमर यूरिथेन बना देंगे। यहाँ पे तो यूरिथेन बना दिया, यहाँ हमने एस्टर बना दिया। अब एल्डिहाइड कीटोन का, तो इसमें क्या करेंगे, ध्रुवण गुणक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो ध्रुवण गुणक हाइड्रोजन व्युत्पन्नों का उपयोग करके विब्रिम समावयवी हाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें वियोजित कर लिया जाता है। इसी तरीके से एमिनो यौगिकों को किस तरीके से करेंगे, एमिनो यौगिकों के रेशमिक मिश्रण का वियोजक ध्रुवण गुणक एल्डिहाइड की सहायता से विब्रिम समावयवी एनिल बनाकर, किसके द्वारा, जो ध्रुवण गुणक ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड होगा उसकी सहायता से डाइस्टोरियमर एनिल बनाकर, या ध्रुवण गुणक अम्लों के साथ लवण बनाकर, या ऑप्टिकली एक्टिव क्या होना चाहिए, सोल्ट होना चाहिए, उसके लवण बना के कर सकते हैं। अल्फा अमीनो अम्लों को ध्रुवण गुणक एसिल क्लोराइड के साथ अल्फा अमीनो अम्ल का एसिल व्युत्पन्न बनाकर या असमित एंजाइमिक संश्लेषण द्वारा भी वियोजित हम कर सकते हैं। अब आता है सबसे लास्ट वाला, क्रोमेटोग्राफी रिजोल्यूशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है डाइस्टोरियमर और ये क्रोमेटोग्राफिक रिजोल्यूशन यानी वर्णलेख के अभियोजन। तो ध्रुवण गुणक अभियोजकों का किसी ध्रुवण गुणक या सामान्य अधिशोषक पर सेलेक्टिव अधिशोषण होता है, एडजॉर्प्शन करते हैं। जैसे ओन व केशिन पर प्लस माइनस मैंडेलिक अम्ल में से केवल प्लस मैंडेलिक अम्ल का वर्णात्मक अधिशोषण होता है। 2-ब्यूटेनॉल के रेशमिक मिश्रण का वियोजन स्टार्च या एथिल टोटेट स्तंभ बनाकर किया जा सकता है। इस तरीके से ये है विधि अत्यंत उपयोगी है, और इसमें रेशमिक मिश्रण को विब्रिम समावयव में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है तथा वियोजित प्रतिबिंब समावयव शुद्ध होते हैं। तो सबसे जो इफेक्टिव विधि होती है रेशमिक मिक्सर में रिजोल्यूशन की, जो सबसे अच्छी विधि होती है वो कौन सी होती है, वर्णलेखी वियोजन विधि। अब वोल्डन प्रतिपन्न या प्रतिलोमन क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जब किसी असमित यौगिक में असमित कार्बन परमाणु से बंधे हुए किसी परमाणु या समूह का किसी दूसरे परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता, तो अनेक बार यह देखा गया है कि उत्पाद में असमित कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। यह परिगणना जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के कारण असमित कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिपन्न या प्रतिलोमन हो जाता है, उसे वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। तो मतलब जो असमित कार्बन परमाणु पर जो विन्यास था उसका अगर इन्वर्जन हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वोल्डन इन्वर्जन करते हैं। यद्यपि अनेक बार असमित कार्बन परमाणु के विन्यास के प्रतिपन्न के साथ साथ ध्रुवण गुणक की दिशा का भी प्रतिपन्न हो जाता है, परंतु इसे एक संयोग ही कहा जाता है। वाल्डन प्रतिपन्न असमित कार्बन परमाणु के विन्यास के प्रतिपन्न को कहते हैं, नहीं कि ध्रुवण गुणक की दिशा के प्रतिपन्न को। मतलब वाल्डन प्रतिपन्न का मतलब ये नहीं है कि उसके जो ध्रुवण गुणक की दिशा भी चेंज हो जाती है, नहीं, केवल और केवल असमित कार्बन परमाणु का विन्यास चेंज होता है। हो सकता है ध्रुवण गुणक की दिशा भी चेंज हो जाए और न भी हो, यह ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर कार्बन परमाणु पे जो H था लेफ्ट हैंड साइड में, जब इसकी रिएक्शंस PCl5 से करवाते हैं तो रिएक्शंस इस तरीके से होती है कि Cl लेफ्ट हैंड साइड आता है और H राइट हैंड साइड आ जाता है, और वापस इसको KOH के साथ रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरोसेक्सिनिक एसिड के साथ, तो हमें मैलिक एसिड मिल जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दक्षिण ध्रुवण गुणक मैलिक एसिड था और यहाँ पे वाम ध्रुवण गुणक क्लोरोसेक्सिनिक अम्ल हो गया। अब यहाँ पर इन्वर्जन मतलब विन्यास में प्रतिपन्न के साथ साथ ध्रुवण गुणक की दिशा भी चेंज हो रही है। इस तरीके से हमने वाल्डन इन्वर्जन के बारे में देखा। क्रियाविधि में वही असंटो मैकेनिज्म के द्वारा होती है। यहाँ पर देखिए, क्रियाधार अभिकर्मक एवं विलायक की प्रकृति वाल्डन प्रतिपन्न को प्रभावित करती है। सबस्ट्रेट अभिकर्मक एवं विलायक की प्रकृति। असंटो अभिक्रिया में सदैव विन्यास का प्रतिपन्न होता है, इसे असंटो अभिक्रिया का त्रिविम गतिक नियम कहते हैं। असंटो अभिक्रिया में प्रतिस्थापक समूह असमित कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित होने वाले समूह की विपरीत दिशा में आक्रमण करता है तथा संक्रमण अवस्था में ये दोनों समूह एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा में होते हैं तथा शेष तीनों समूह तल के लंबवत होते हैं। तो वाल्डन प्रतिक्रिया को छाते के उदाहरण के द्वारा भली बातें समझा जा सकता है। जैसे छाता उल्टा हो जाता है ना, उसके द्वारा समझा जा सकता है। जब हम छाते को लेके जाते हैं और तेज हवा आ जाती है तो एकदम से छाता ऊपर की तरफ हो जाता है, वो भी एक वाल्डन इन्वर्जन का एग्जाम्पल हम उससे दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ OH उसकी विपरीत लिविंग ग्रुप की विपरीत दिशा से अटैक करता है। इस कंडीशन पे दोनों एक तो जुड़ रहा है और एक टूट रहा है।
और जो जुड़ने वाला ग्रुप है वो पीछे से आकर जुड़ जाएगा और आगे से निकल जाएगा। तो इसमें जो असममित कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। SN2 मैकेनिज्म में मोस्टली इन्वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब विन्यास में प्रतिपन्न आ ही जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।